तो नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं इस मामले में। अमेरिका ने कितने हथियार फूंक दिए और कितने हथियार चला दिए, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज ने दी है कि ईरान जंग के सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने $5.5 अरब से जायद के हथियार इस्तेमाल किए। आप सोचे कितनी तबाही इन्होंने फैलाई है। $5.5 अरब से जायद के हथियार अमेरिका ने सिर्फ 2 दिन में चलाए। कितना बारूद फेंका इन्होंने ईरान के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस वक्त ईरान ने 36वीं लहर जो है मिसाइलों की वो भेजी है इसराइल में, यानी 1 2 3 4 करके अब 36 तक पहुंच गया ईरान। ये 36वीं लहर गई है और इसराइल के अंदर बहुत तबाही है। इसराइल की सूरत हाल के ऊपर बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग की है। ये जरा मैं आपके सामने रखता हूं रिपोर्टिंग बीबीसी की। ये तेल अवीव से बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि यहां पे हू का आलम है, खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है इसराइल के अंदर, बहुत खराब हालात हैं। जुज़वी तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है इसराइल में, दुकानें और कारोबार बंद है इसराइल में, और ये सूरत हाल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि सायरन भी अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मिसाइल आते हैं तो सायरन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और हम ये देख रहे हैं फिजा में मनाजिर कि जो मिसाइल अब ईरान की जानिब से आता है उसको रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब इसराइल की फिजा ऐसा लगता है कि ईरानी मिसाइलों के लिए खुली है, उनके ड्रोन्स के लिए खुली है। उस तरह का दिफा नहीं है जैसा आयरन डोम से एक्सपेक्ट किया जाता था या कहा जाता था। अब ये तो बीबीसी का आपको बताया कि इसराइल में क्या सूरत हाल है। जरा देखें CNN की रिपोर्ट क्या कह रही है ईरान के बारे में। ईरान में जो सूरत हाल है उसको CNN ने रिपोर्ट किया कि वहां कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक है। लोग काम कर रहे हैं, होटलों पर खाने खा रहे हैं और सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, चहल पहल चल रही है। देखें ईरान कैसा है और इसराइल कैसा है, दोनों में कितना फर्क है। हालांकि वहां पे बंकर्स भी नहीं है। तो ये 9 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया खामनई ने, और ये अब लड़ाई ऐसा लगता है लंबी लड़ने के लिए ये कौम भी तैयार है, इनकी फौज भी तैयार है। वो कहते नहीं हम तो 25-30 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। नाजरीन, एक और खबर आई है और खबर ये कह रही है कि आबनाए हरमुज में, आबनाए हरमुज जहां पे ईरान ने रास्ता बंद किया हुआ है और दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत वहां से नहीं गुजर पा रही है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अमेरिका ने कुछ इकदाम उठाए, अब कीमत नीचे तो आई है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में, जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे भी आ गई। पाकिस्तान की हुकूमत जिसने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अवाम के लिए बढ़ा दी थी, 55 रुपए, कम करने का नाम ही नहीं ले रही। भाई जैसे आपने बढ़ाई थी अब आप कम भी कर दे वैसे ही। लेकिन डिटाई और बेशर्मी के अंदर इन्होंने PhD किया हुआ है, और इनसे बड़े बेशर्म वो हैं जिन्होंने लाकर इनको यहां पे इंस्टॉल कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार सारे के सारे। तो लाकर जिन्होंने इन्हें बैठाया ना उन्हें शर्म आती है, ना ये जो आ गए हैं ना इन्हें शर्म आती है, और अवाम जो है वो इनको शर्म दिला नहीं रही। जिस दिन अवाम निकलेगी तो इनको शर्म आएगी। बहरहाल अब आबनाए हरमुज को बाकायदा बंद करने के लिए ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं पानी के अंदर। ये पानी में ना फ्लोट करते हुए बम होते हैं, इनको ये मुख्तलिफ जगह पे बिछा दिया जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो ईरान के पास अपने हैं। अब ये पानी में जब इसको बिछा देंगे तो कोई भी जहाज इनसे टकराएगा तो ये उसकी तरफ जाएंगे, उसके साथ लगेंगे तो वो जहाज तबाह हो जाएगा। और जिस जहाज पे तेल होता है वो तो बहुत तेजी से चलता है, बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। तो ईरान ने आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, और बहुत थोड़ी जगह उसने ऐसी छोड़ी जहां से वो जिसको चाहेगा उसको गुजार देगा। तो अभी तक ईरान ने चाइना को इजाजत दी है कि आप अपने बहरी जहाज यहां से गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने की जो कोशिश कर रही हैं ईरानी कश्तियां, उनमें से 10 कश्तियों को हमने डबो दिया है। वैसे भी ट्रंप ने गेम चुक के रखी हुई है, एक कामयाबी मिलती है तो उसको 10 से ज़रब करके बताता है। देखा पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में भी वो 1 2 3 4 5 7 करते करते कितने जहाज बढ़ा दिए। 6 जहाजों से शुरू हुआ, 11 जहाजों तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया। वो तो शुक्र है नरेंद्र मोदी के साथ उनका मामला हो गया, वरना ये 1100 जहाज भी हो जाने थे। इंडिया के सारे जहाज डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात के अंदर तबाह कर देने थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चुक के रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाजत मिलने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के साहबजादे मुश्तबा खामनई को मुबारकबाद पेश की है और उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि शहबाज शरीफ की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया इस वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर, और ये जनाब पाकिस्तान से आई खबर। यह है कि शहबाज शरीफ को इजाजत अमेरिका ने खुद दी है।
और पाकिस्तान को यह लगता है, यानी हैरत थी कि ये इनको इजाजत कैसे मिल गई। तो मामला सीधा सा है और साफ सा है कि अमेरिका बैकडोर चैनल को जिंदा रखना चाहता है। उसे अपने कुछ ऐसे इंतहाई वफादार लोग चाहिए जो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो, और जिस वक्त मुज़ाकरात करने हो उस वक्त मुज़ाकरात किए जा सके और उस वक्त वो लोग काम आ सके। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इजाजत मिली, लेकिन इस इजाजत मिलने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने ना तो इतनी सारी बच्चियों के कत्लेआम का तस्करा किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की मजम्मत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आज भी अपनी उस बात पे कायम है, अपनी पूरी फैमिली समेत। मरियम नवाज ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन का जो नोबेल इनाम है ना, वो बड़ा अच्छा काम हमने किया, वो हम दिलवाएंगे। तो वो आज भी उसी बात के ऊपर उसी तरह कायम है। नाज़रीन, एक और खबर मैं बताता हूं, पाकिस्तान का क्योंकि तस्करा हो रहा है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। लड़ाई के बीच में आप किसी से पैसे मांग लेना तो बड़ा मायूब लगता है, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि हमें पहले पैसे दें आप। वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जो पैसे मांगे हैं उसके हवाले से हबीब अकरम साहब ने एक दो और लोग हैं, उन्होंने भी ये दावा किया। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटाइज किया गया है वहां जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें। इसको जरा समझें आप टेक्निकली। उसका मतलब ये है उनके कहने का कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो वहां कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके पैसे सऊदी अरब के बैंकों में होते हैं। तो जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैशना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, ये 5 अरब डॉलर का आप तेल दे दें और 5 अरब डॉलर आप हमारे डिपॉजिट कर दें, और इसके बदले में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास जमानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं, और वो मुझे कह रही है आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूंगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पर रख लें, या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पर रख लें, अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार दीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया है, इसको सिक्योरिटाइज किया है। ये नाजरीन हरकतें हैं इनकी, यानी और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनकम दाव पे लगा दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। दावा यह है कि साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी वो जेल में गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। देखिए, अशफाक परवेज कियानी के बारे में एक बात मुझे पता है और वो मुझे कुछ और दोस्तों ने, सोर्सेज ने बताई कि जनरल आसिम मुनीर के करीब है अशफाक परवेज कियानी, और कुछ जर्नैलों से, कुछ लोगों से उसकी नहीं बनती, लेकिन जिनसे बनती है उनमें एक जनरल अशफाक परवेज कियानी भी है। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई तो दिमाग में यही आता है कि हाँ ये पॉसिबल है और ये मुलाकात हो भी सकती है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ पिघल रही है, ये दावा जमीनी हकायक से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है, और उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सुबह बदरियां हो रही हैं, जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल अफरीदी के साथ हुआ, ये सारी चीजें बताती हैं कि बर्फ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर लेकर गए, यहां तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आए, फिर आप सियासत करें। यह भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, यह भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं वो बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटेड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आजाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए।
ये नहीं एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हल्के में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है तो फिर आपने किसको वोट डालना है। यह सारी कहानी जो है वो इस सफे पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान है। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हल्कों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आजाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफी पैसा है। आजाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहां पे पाउंड्स के अंदर डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हल्के के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। ये नहीं, जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना, वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1, नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए जाया कर देने। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा जाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए। तो देखिए एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं, लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाए, अस्तोड़ चले जाए, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमडब्ल्यूएम का अलायंस